हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है शुष्क सेल या इसका दूसरा नाम होता है लैक्लांसे सेल। इंग्लिश में इसे कहेंगे हम ड्राई सेल या लैक्लांसे सेल। चलिए बिना समय गंवाए आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी टॉपिक क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है। शायद आपने ऐसा सेल अपने घर पे देखा होगा और इसका यूज भी किया होगा। इसका सामान्यतः यूज आप घड़ियों में करते हैं, जो दीवार घड़ियाँ होती हैं, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जैसे टीवी का रिमोट है, जहाँ पे आप इस प्रकार के सेल का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आप इस सेल को ही शुष्क सेल कहते हैं या इसको हम लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। आप इस सेल के बारे में एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आपने इसका उपयोग किया और यह सेल डाउन हो गया तो आप इसको फेंक देते हैं और मार्केट से नया सेल लाकर वहाँ पे लगा के अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को यूज करते हैं। दोस्तों, ऐसे जो सेल होते हैं जिनको चार्ज नहीं किया जाता है उनको कहते हैं प्राथमिक सेल। यानी कि हम शुष्क सेल के बारे में एक बात लिख सकते हैं कि शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल का मतलब है ऐसा सेल जिसे पुनः चार्ज करके उपयोग में न लाया जाए। शुष्क सेल का प्रयोग ट्रांजिस्टर में, घड़ियों आदि में किया जाता है। शुष्क सेल की खोज जॉर्ज लैक्लांसे ने 1866 ईस्वी में किया था, अतः इसे लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा शुष्क सेल को लैक्लांसे सेल क्यों कहते हैं। अब एक बात यहाँ पर और भी आप सोच सकते हैं कि इसका नाम शुष्क सेल क्यों है। आगे आपको ये बात समझ में आएगी जब आप इसकी संरचना को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुष्क सेल की संरचना। शुष्क सेल बनाने में सबसे पहले हमको चाहिए एक पात्र। देखिए यहाँ पर एक पात्र दिखाया गया है जो जिंक धातु का पात्र है और यह सेल के एनोड का कार्य करता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि जिंक का पात्र है जो एनोड का कार्य करेगा। इस पात्र के बीच में हम एक ग्रेफाइट की छड़ लगाएंगे जो कि यहाँ पर आपको काले रंग से दिखाई गई है। यह छड़ ग्रेफाइट की छड़ है। ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ हम एक पोरस पेपर लगा देंगे जो यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है। इसका नाम लिखते हैं छिद्र युक्त पेपर या इंग्लिश में इसको कहेंगे पोरस पेपर। आप देख रहे हैं ग्रेफाइट की छड़ और पोरस पेपर के बीच में कुछ खाली जगह है। इस खाली जगह में हम एक मिश्रण भरेंगे और यह मिश्रण होगा, देखिए यहाँ पर काले रंग का मिश्रण दिखाया गया है जो कि है MnO2 और कार्बन का मिश्रण। यहाँ पे जो पूरा सिस्टम बना है, जो पोरस पेपर के अंदर वाला हिस्सा है, नीचे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है यह इस सेल के कैथोड का कार्य करेगा। और आपको पहले ही समझाया है मैंने, यहाँ पर एनोड होगा जिंक धातु का पात्र। तो यह हो गया सेल का एनोड और ये सिस्टम बन गया सेल का कैथोड। अब देखिए आप, तो एनोड और कैथोड के बीच में कुछ खाली जगह है। इस खाली जगह में भरा जाएगा विद्युत अपघट्य पदार्थ। दोस्तों, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के मिश्रण को, जो कि आपको नीले और हरे रंग के बिंदुओं से दिखाया गया है। जब यह विद्युत अपघट्य हम यहाँ पे यूज करते हैं तो आप जानते हैं सेलों में विद्युत अपघट्य का विलयन यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के नम पेस्ट का यूज करते हैं, अर्थात पानी, यहाँ पर वाटर का यूज बहुत कम किया जाता है और इसीलिए इसको हम शुष्क सेल कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि लैक्लांसे सेल को शुष्क सेल क्यों कहते हैं। अभी एक काम और भी करना है, हमको इस सेल को ऊपर से बंद करना है। तो सेल को हम ऊपर से, देखिए यहाँ पे रेड कलर की दीवार लगा देते हैं जिसको कहते हैं पिच सील, और यहाँ पर हमने सेल को सील कर दिया ऊपर से। आप देख रहे हैं ग्रेफाइट की छड़ थोड़ी बाहर निकली हुई है। इस पर हम एक धातु की कैप लगा देंगे, यानी कि मेटल कैप लगा देंगे, या हिंदी में कहें धातु की टोपी लगा देंगे। तो हमारा शुष्क सेल बन के अब तैयार हो चुका है। तो अब इसके बारे में 2-4 लाइन लिखते हैं इसकी संरचना से संबंधित। तो आपने भी देखा कि ये है शुष्क सेल का पूरी संरचना। कैसे बनाया गया इसको भी आपने समझा, तो जो कुछ आपने समझाया उसी को अपने शब्दों में लिख देंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो देखिए, एक सामान्य शुष्क सेल में जिंक धातु का एक पात्र होता है जो सेल के एनोड का कार्य करता है। MnO2 और कार्बन से घिरी हुई एक ग्रेफाइट की छड़ होती है जो यहाँ पे आपको बीच में दिखाई गई है, जो सेल के कैथोड का कार्य करती है। जिंक पात्र तथा कैथोड के मध्य के रिक्त स्थान में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट भरा जाता है, जो यहाँ पे ग्रीन और ब्लू डॉट से आपको दिखाया गया है। सेल के ऊपरी हिस्से को हम पिच से सील कर देते हैं और इस प्रकार हमारा शुष्क सेल बनकर तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि शुष्क सेल में अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि शुष्क सेल एक प्रकार का गैल्वनी सेल है। इसमें ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं होंगी और उन अभिक्रियाओं से इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न होगी, यानी कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा।
तो देखते हैं क्या अभिक्रियाएं होती हैं इसमें। तो देखिए हमने हेडिंग लिख लिया है शुष्क सेल की अभिक्रिया। यदि इस सेल को शुष्क सेल को हम ऐसे ही बना के रखे रहें तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आप जानते हैं कि अभिक्रियाएं सेलों में कब होती हैं, यानी कि गैल्वनी सेल की हम बात कर रहे हैं। तो गैल्वनी सेल यानी कि ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हों, उनमें अभिक्रियाएं तब होती हैं जब कैथोड और एनोड को हम धातु के तार से आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम एक धातु का तार ले रहे हैं और कैथोड को एनोड को आपस में जोड़ रहे हैं। यहाँ पे बीच में हमने बल्ब लगा दिया है। तो यदि इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न हो रही है तो ये बल्ब यहाँ पर जलने लगेगा, और यदि ये बल्ब जला तो सेल में अभिक्रियाएं प्रारंभ हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं सेल में क्या अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड अभिक्रिया की। दोस्तों आपको पता है कि एनोड बना है आपका जिंक धातु का, और आपको पता है कि धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन बनाता है, और आप जानते हैं जिंक धातु का E0 निगेटिव है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने का नेचर भी अधिक है। तो आपकी एनोड अभिक्रिया में क्या होता है कि जिंक आयन बनता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये हो गई एनोड अभिक्रिया सेल की। कैथोड अभिक्रिया को देखते हैं। तो कैथोड अभिक्रिया में MnO2, जो कि यहाँ पे आपने ग्रेफाइट छड़ के चारों तरफ पाउडर के रूप में यूज किया है, MnO2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और MnOOH यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में अमोनिया गैस भी उत्पन्न होती है। यदि आप इन दोनों रिएक्शन को देखें तो हो सकता है कैथोड अभिक्रिया में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो, लेकिन अभी आप कोशिश करें इसको ऐसे ही ध्यान रखने की। अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं इस अभिक्रिया को एक बार अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको रटना ना पड़े इसे। फिलहाल अभी देखते हैं। तो ये हो गई हमारी एनोड अभिक्रिया, ये हो गई हमारी कैथोड अभिक्रिया। कैथोड अभिक्रिया में हमने देखा कि अमोनिया गैस बन रही है। अब आप सोचें कि यदि शुष्क सेल के अंदर अमोनिया गैस बने और अमोनिया गैस सेल के अंदर भरती रहे, तो अमोनिया गैस की जब एक लिमिट से ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो सेल फट जाएगा, यानी सेल का ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए कोई ऐसी भी आप अभिक्रिया होनी चाहिए सेल में, या कोई तो ऐसा उपाय होना चाहिए जो अमोनिया गैस को मैनेज कर ले, यानी कि उसको किसी अन्य पदार्थ में कन्वर्ट कर ले। तो देखते हैं क्या अभिक्रिया होती है। तो देखें कि कैथोड अभिक्रिया में अमोनिया गैस उत्पन्न होती है कि जो सेल में संचित होती है, जिससे सेल ब्लास्ट हो सकता है। अमोनिया गैस का निपटान निम्न अभिक्रिया द्वारा होता है। दोस्तों आपको पता है कि जो यहाँ पे आपने मिश्रण लिया है विद्युत अपघटित का, इसमें जिंक क्लोराइड भी था। तो जिंक क्लोराइड का जो जिंक आयन है वो अमोनिया को ग्रहण करता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिखा है, जिंक 2+ आयन 4 अमोनिया को ग्रहण करता है और जिंक टेट्राइमीन डाइकैटायन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये जटिल यौगिक बनता है जिसमें जिंक 4 अमोनिया को ग्रहण कर लेता है। अब यह विलयन के फॉर्म में आ गया, यानी कि अब अमोनिया गैस नहीं रह गई, जिससे सेल के ब्लास्ट होने का चांस समाप्त हुआ। तो ये थी शुष्क सेल की संरचना और शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रियाएं। दोस्तों अभी मैंने आपको कहा कैथोड अभिक्रिया को मैं बाद में आपको समझाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा समझाता हूं ताकि आप इसको आसानी से याद रख सकें। तो देखिए यह अभिक्रिया जो दिखाई गई है, यह है शुष्क सेल के कैथोड की अभिक्रिया। यदि इस अभिक्रिया में आप ध्यान दें तो जो मैग्नीज है वो धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था से धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था में आ रहा है। दोस्तों ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आपने क्लास 11th में पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऋण 2 होती है। तो ऋण 2 रखेंगे, इसका x रखेंगे = 0 रख लेंगे, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है, तो एक ऑक्सीजन का -2, तो दोनों का हो जाएगा -4। जब उसको आप एक साइड से दूसरे साइड में करेंगे तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +4। और इसी प्रकार यहाँ पर OH का -1, ऑक्सीजन का -2 और हीमियन का x रख के निकालेंगे तो आएगा धन 3। यानी आपको ध्यान रखना है कि शुष्क सेल की कैथोड अभिक्रिया में मैग्नीज धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था से धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होता है। अब ये रिएक्शन हम कैसे ध्यान रखेंगे, तो पूरे रिएक्शन को आप रटने की कोशिश ना करें, बस आप एक बात ध्यान रखें कि कैथोड अभिक्रिया में MnO2 को हमको कन्वर्ट करना है MnOOH। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। और बाकी इस रिएक्शन को बैलेंस करें, जैसा आपने क्लास 11th में सीखा, तो आप इस अभिक्रिया तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एटम को बैलेंस करते हैं। तो एक मैग्नीज इधर है, एक मैग्नीज प्रोडक्ट साइड में भी है, बैलेंस है। 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट की तरफ है, बैलेंस है। लेकिन प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन नहीं है। तो हम सेल में से कोई एक ऐसा पदार्थ लेंगे जो कि हाइड्रोजन आयन दे सके।
तो हाइड्रोजन देने वाला पदार्थ है यहाँ पर अमोनियम आयन। तो हमने रिएक्टेंट की तरफ यूज कर लिया, हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यूज किया अमोनियम आयन। अब यदि अमोनियम आयन से एक हाइड्रोजन लिया जाए तो यहाँ से NH3 बचेगा, जो NH3 हमको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट की तरफ ताकि रिएक्शन बैलेंस हो सके। तो अब देखें, एक मैग्नीज रिएक्टेंट में, एक मैग्नीज प्रोडक्ट में, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में, 1 नाइट्रोजन रिएक्टेंट में, 1 नाइट्रोजन प्रोडक्ट में, यानी कि सभी एटम बराबर बैलेंस हो चुके हैं, दोनों साइड के एटम बराबर हो चुके हैं। अब बैलेंस करेंगे हम चार्ज को। तो देखिए रिएक्टेंट साइड का चार्ज है धन 1 और प्रोडक्ट साइड में चार्ज है 0। तो +1 चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमको -1 का यूज करना पड़ेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं हम रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड का भी नेट चार्ज 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट साइड का भी नेट चार्ज 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कैथोड अभिक्रिया को याद रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सके ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।